जय श्री कृष्ण। पंचतंत्र की सेशन में पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। तो आरंभ करने से पूर्व रोज की भांति आज भी करते हैं मंगलाचरण। आप हमें फॉलो करते हुए रिपीट करेंगे। तो आइए जुड़ जाते हैं प्रार्थना में। मंगलाचरण में सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, अपने इष्ट का स्मरण कीजिए, अपने गुरु का स्मरण कीजिए। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आज एक बार फिर आप सभी मित्रों का, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का, आप सभी बालक वृंद का हमारी पंचतंत्र की कथा में स्वागत है। कल हम एक कथा आपको सुना रहे थे। कथा थी एकता में शक्ति, यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। आज हमारे साथ बहुत सारे हमारे विद्यार्थी मित्र जुड़ चुके हैं। आइए पहले उन सभी को वेलकम कर लेते हैं, फिर हम अपनी कथा का अनुसंधान करते हैं। देखिए हमारे साथ बेंगलोर से हमारी सबसे छोटी विद्यार्थिनी चिन्मयी आ गई है। चिन्मयी, आपका स्वागत है। उसके साथ वैदेही भी आ गई है, उनका भी स्वागत है। हमारे साथ जसरा से जुड़ चुकी है मंजू जी दवे, और उनके साथ छोटे छोटे नन्हे बाल गोपाल, कौटिल्य दवे, अवनी दवे, प्राची दवे, साक्षी दवे, रवि दवे और मेहुल दवे, आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ जोधपुर से जुड़ चुके हैं पंडित राजेश जी दवे, और उनके साथ उनके बेटे और बेटियां भी जुड़ चुकी है, उनका भी स्वागत है। हमारे साथ विनय भाई लाड़ वडोदरा से जुड़ चुके हैं, साथ में प्रियमेधा लाड़, दक्षिणा लाड़, रुचिक लाड़ और मंदाकिनी लाड़, दीप्ति लाड़, अनीता लाड़ भी जुड़ चुके हैं। उन सभी का स्वागत है। जयेंद्र जी के साथ रिया पाठक, आदित्य पाठक, आपका भी स्वागत है। रिया पाठक जी का भी स्वागत है। राहुल सरवैया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और छोटा सा जिष्णु भी हमारे साथ जुड़ चुका है, उनका भी स्वागत है।
हमारे साथ दृष्टि दवे जुड़ चुकी है, उनका भी स्वागत करते हुए कल हम आपको एक कहानी बता रहे थे। कहानी कुछ इस प्रकार से थी कि एक बहुत बीहड़ वन था, जंगल था, और जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। एक बरगद के पेड़ के आसपास, पेड़ के नीचे, उसमें एक कौवा था और कौवे का नाम था लघुपतनक। अब ये जो लघुपतनक कौवा था एक दिन उड़कर कहीं जा रहा था और क्या देखता है कि अचानक से एक बड़ा सा व्याध अपने हाथ में एक जाल लेकर वहां पर आया है। वह नेट में उन पक्षियों को पकड़ना चाहता था और पक्षियों को पकड़कर अपने घर ले जाकर मारकर उसका आमिष जो था वह खाना चाहता था, उनका मांस जो था वह खाना चाहता था। अब व्याध को आते देखकर कौवा एकदम से सावधान हो गया। वहां जाकर अपने पक्षी वृंद को बताया कि आप लोग दाना चुगने के लिए बिल्कुल नहीं जाना, ये तो विष मिश्रित अन्न की भांति त्याज्य है। वह दाना आपको चंगुल में फंसा लेगा और आप अगर फंस गए तो आपका नाश भी निश्चित है। आप ऐसा मत करना। सब तो समझ गए, पर थोड़ी ही देर बाद जैसे ही कपोतराज चित्रग्रीव अपने परिवार सहित वहां पर आया, वो इस बात को नहीं समझ पाया कि वहां पर एक जाल है। वह तो दाना देखकर चुगने के लिए जा रहा था। कपोत को कौवे ने मना किया, लघुपतनक ने मना किया कि तुम वहां मत जाओ। फिर भी कपोत अपनी जिह्वा को अपने वश में न रख सका और जिह्वा लोलुपता के कारण परिवार सहित उस जाल पर जा बैठा जहां पर दाने जो थे वहां पर बिखरे हुए थे। अब जैसे ही वह जाल पर जा बैठा और जाल में फंस गया, वैसे ही व्याध को भी पता लग गया कि कबूतर हमारे जाल में फंस गया है। व्याध भी एकदम दौड़ता हुआ आया और उसने सोचा अब मैं जाल को समेट लूंगा और कबूतर को पकड़कर अपने घर जाऊंगा। पर जैसे ही कबूतर ने उन व्याध को आते हुए देखा, कबूतर एकदम चौकन्ना हो गया, एकदम सावधान हो गया और सावधान होकर उसने अपने परिवारजनों से कहा, तुम लोग बिल्कुल भयभीत मत होना। यही समय है कि बिना भय के हमको संगठन का बल दिखाना है। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना। एक साथ अगर जाल को लेकर हम एक ही झटके में साथ मिलकर अपना पूरा बल लगाकर उड़ गए जाल सहित, तो जाल को भी हम उड़ा लेकर जाएंगे और हम उस व्याध के चंगुल में नहीं फंसेंगे। पर तुम जरा भी हिम्मत मत हारना। देखिए, लीडर का काम क्या होता है कि बिल्कुल हिम्मत, पूरा संग नहीं हारे, संगठन आखिर तक हिम्मत और साहस जुटा कर रखे, ऐसे ही सबको तैयार करना। वही तो लीडर होता है, वही तो परिवार का मुखिया होता है। अगर परिवार का मुखिया ही कमजोर पड़ जाए, लीडर ही कमजोर पड़ जाए, तो वह संगठन अवश्य नाश होता है। हम आपको उस समय की कथा सुनाते हैं जिस समय स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था। और स्वतंत्रता के आंदोलन में न केवल भारत के हिंदू प्रजा या भारत के क्रांतिवीर सम्मिलित हुए थे, पर जो भारत के बाहर भी जा चुके थे वह भी उस क्रांति में सम्मिलित हुए थे। और उसमें ही एक थे वीर सावरकर। आप सभी ने सावरकर का नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो सुन लीजिए। सावरकर जी को सजाए काला पानी हुआ था, पर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। कल उन्हीं विनायक दामोदर राव सावरकर का जन्म दिवस था और आज हम उनके विषय में थोड़ा इतिहास आपके समक्ष रख रहे हैं। तो सावरकर ने अंग्रेजों के खिलाफ ब्रिटेन में, लंदन में एक बड़ा संगठन निर्माण किया था। वह युवकों को, भारतीय युवकों को संगठित करते और अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ समझाते और अंग्रेजों के सामने सशस्त्र क्रांति कैसे करनी है वह भी सावरकर उनको बतलाते थे। सशस्त्र क्रांति क्या होती है? वेपन सहित, शस्त्र सहित किसी भी बात का विरोध करना, उसी को सशस्त्र यानी वेपन सहित क्रांति करना
होते हैं। हमारे वहाँ दो प्रकार के दल थे। एक दल जो था वह सत्याग्रहियों का था, जिसकी अगवानी महात्मा गांधी कर रहे थे। दूसरा जो दल था वह शस्त्र सहित सेना नायकों का या फिर क्रांतिवीरों का दल था, और जिसकी अगवानी सावरकर जी कर रहे थे। कई लोग इस बात को गलत समझते थे कि शस्त्र के साथ आंदोलन नहीं करना चाहिए, वह समझते थे केवल सत्याग्रह करके अहिंसक आंदोलन करना चाहिए। पर कुछ युवकों का, कुछ नेताओं का यह मानना था कि दुनिया के इतिहास में केवल अहिंसक आंदोलन से बात नहीं बनी है। जब सामने वाला हिंसा पर उतर जाए तो हम उस हिंसा का बिना सोचे समझे भोग नहीं बन सकते। अहिंसा ठीक है, पर हिंसा का मतलब यह नहीं कि हम कायर हो जाए, हम कायर होकर कुछ भी सहन कर ले, वह अहिंसा नहीं है। अब सावरकर की नेतृत्व में, सावरकर की अगवानी में बहुत सारे युवक जो थे वह तैयार हुए थे। एक दिन वहां पर नेशनल इंडियन कॉन्फ्रेंस होने वाला था, एसोसिएशन में एक पूरा जो था मीटिंग जैसा, कॉन्फ्रेंस जैसा आयोजित हो रहा था। 1909 की ये बात है, जुलाई का माह था और 1 जुलाई को ये कॉन्फ्रेंस जो था वो होने वाला था। उस कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष थे, जो प्रमुख थे, जो प्रेसिडेंट थे, वो थे करजन वाइली। अब करजन वाइली की हत्या का पूरा जो प्लान था वह क्रांतिकारियों ने बनाया था और सावरकर जी उसमें अगवानी कर रहे थे। सावरकर जी ने वह कार्य मदनलाल ढींगरा के सुपुर्द किया था। मदनलाल ढींगरा के साथ उनके और भी दो साथी थे, एक का नाम था ज्ञानचंद वर्मा और दूसरे का नाम था कोरेगांवकर। अब ये 3 लोग इस काम को अंजाम देने वाले थे और उस कार्य के लिए जाने को वो तैयार भी हो गए थे, क्योंकि उसी दिन यानी 1 जुलाई को उसी अधिवेशन में उन लोगों को ये काम को अंजाम देना था। अब क्या हुआ, जब कार्य के लिए जा रहे थे मदनलाल ढींगरा आए। देखिए सावरकर जी बहुत सारे युवकों को क्रांति क्या है, स्वतंत्रता कैसे प्राप्त होती है, स्वतंत्रता के लिए कौन कौन से संग्राम आवश्यक है, ये सब समझाया करते थे। दूसरे मायने में वो उन सभी भारतीय युवकों के गुरु थे। अब जब कार्य के लिए निकलना था तो गुरुजनों का आशीर्वाद लेना पड़ता है, बड़ों का आशीर्वाद लेना पड़ता है। जैसे हम ये पंचतंत्र कथा का आरंभ करते हैं तो शुरुआत में मंगलाचरण करते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, गुरुजनों का स्मरण करते हैं। वैसे ही उसी कार्य को अंजाम देने के लिए, कार्य को पूरा करने के लिए जब मदनलाल ढींगरा निकले तब उन्होंने क्या किया, मदनलाल ढींगरा एकदम तैयार थे। उनके मन में प्लान जो था वो पूरा रेडी था। उनके जेब में एक कागज यानी एक पत्र था। उस पत्र पर लिखा हुआ था कि मदनलाल ढींगरा ये उत्सर्ग क्यों कर रहे हैं, सावरकर जी का ये सब करने का पीछे ध्येय और उद्देश्य क्या है, ये सारी बातें उस पत्र पर लिखी हुई थी, ताकि जब कार्य समाप्ति पर मदनलाल ढींगरा को अरेस्ट किया जाए और वो पत्र उनके जेब से निकले जो उनको बयान के स्वरूप में देना था। वो लोग कायर तो थे नहीं, वो लोग जानते थे वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। आज के जो आतंकवाद है और आतंक फैलाते हैं, उनके पीछे केवल जुनून है, उनके पीछे कोई सही मकसद या ध्येय नहीं है, उनका मकसद भी भटका हुआ है। पर ये क्रांतिवीरों का ऐसा नहीं था, उनका मकसद साफ था। वो भारत की स्वतंत्रता चाहते थे, वह चाहते थे कि हमें स्वतंत्रता मिले और गुलामी में जो हमारे देशवासियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं उस अत्याचार पर रोक लगे। अब मदनलाल ढींगरा के जेब में यह पत्र रख दिया गया था। मदनलाल ढींगरा आए, सावरकर जी सामने खड़े थे। अब मदनलाल ढींगरा ने झुककर सावर जी के चरणों में प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया सावरकर जी ने उनको उठाया, उनके हाथों को अपने हाथ में लिया और 2-3 क्षण तक ऐसे ही वो उनके सामने देखते थे, मानो कि अपने शिष्य को अंतिम बार न देख रहे हो, मानो कि वो कुछ बोलना चाहते हो
आशीर्वाद देना चाहते हो, पर उनके मौन में शायद और ताकत थी, शायद और आशीर्वाद था, शायद और बल था। सावरकर जी कुछ नहीं बोल पाए, केवल ढींगरा के हाथों को अपने हाथ में दबाए हुए उसके सामने एकटक देखते रहे। ढींगरा उनके सामने देखते रहे, सावरकर जी उनके सामने देखते रहे। अब कुछ कहने के लिए जाए, अब सावरकर जी का गला भर आया, उनकी आंखों से आंसू छलक आए। देखिए, इतना सामर्थ्यशाली व्यक्ति, इतना शूरवीर, इतना बहादुर व्यक्ति, अपने शिष्य के प्रति कितना स्नेह है, अपने मातृभूमि के प्रति कितना गौरव है, मान है, स्नेह है, पर आज जब मातृभूमि के लिए एक माँ का सपूत जब जा रहा है लड़ने के लिए, तो उसके प्रति उसके गुरु को कितना भाव है, वह अश्रु से प्रकट हुआ। वो बोल नहीं पाए, शब्द नहीं निकल पाए, पर मदनलाल ढींगरा को उन्होंने विदाई किया और साथ में जाने वाले ज्ञानचंद वर्मा और कोरेगांवकर की पीठ को भी थपथपाया। ये तीनों वीर चले जा रहे थे। जब ये तीनों वीर चले जा रहे थे, मदनलाल ढींगरा कैसे लगते थे? मानो कि एक सिंह अपने शिकार के लिए जा रहा हो, एक हाथी जैसे पृथ्वी को कंपायमान करता हुआ आगे बढ़ रहा हो, ऐसे मदनलाल ढींगरा आगे बढ़ रहे थे। जा तो मौत को गले लगाने के लिए ही तो जा रहे थे, फिर भी उनके मुख पर एक अपार तेज था, मातृभूमि के लिए अपार श्रद्धा, स्नेह और आदर था। उसी आदर के साथ, उसी प्रेम के साथ ये माँ का बंदा, माँ का सपूत आगे बढ़ रहा था। अब ये जो अधिवेशन होने जा रहा था, वह लंदन के जहांगीर हॉल में होने जा रहा था। सब लोग वहां पर एकत्रित हो रहे थे, भीड़ जमा हो रही थी। इसी भीड़ में ये तीन लोग भी उस अधिवेशन हॉल में, उस जहांगीर हॉल में दाखिल हुए। उनके जेब में रिवॉल्वर थी, रिवॉल्वर खचाखच भरा हुआ था। रिवॉल्वर को जेब में रखने से पूर्व मदनलाल ढींगरा ने एक बार रिवॉल्वर को देखा। देखिए, सैनिक सिपाही वो होता है जो अपना हथियार हमेशा चकासता रहता है। आप कभी नाई की दुकान पर बाल कटवाने के लिए गए होंगे, नाई हमेशा अपना उस्तरा जो है वो घिसता रहता है, उसको तैयार रखता है। सिपाही भी कैसा होना चाहिए? जब जंग के लिए जाए, युद्ध के लिए जाए, उसको अपना उस्तरा, उसको अपना अस्त्र, उसको अपना हथियार तैयार रखना पड़ता है। और मदनलाल ढींगरा ने देखा, बंदूक खचोखच भरी हुई थी। बंदूक को जेब में डाला, पत्र को जेब में डाला और अपने साथियों सहित उस अधिवेशन हॉल में दाखिल हुए। अपना आसन लिया और आसन लेने के बाद सब जो मुख्य अतिथि थे वह भी आ गए। उसके जो प्रमुख अतिथि थे, अध्यक्ष जो प्रेसिडेंट थे उस सभा के, वो थे करजन वाइली। अब करजन वाइली भी आए, यही उनके लिए स्वागत समारोह रखा था, उनके लिए अभ्यर्थना समारोह रखा गया था। अब करजन वाइली आए और उनका स्वागत सम्मान हुआ। स्वागत सम्मान चल ही रहा था, वो कुछ बोलने के लिए जैसे ही मंच पर खड़े हुए, मदनलाल ढींगरा आगे गए। अब उनको लगा मदनलाल ढींगरा भी अन्य लोगों की भांति उनकी अभ्यर्थना करने, स्वागत करने, धन्यवाद करने आ रहे हैं, इसलिए वो एकदम निश्चिंत थे। वो अपनी बात बताने जा ही रहे थे और मदनलाल ढींगरा एकदम से झपके, लपाक से उन्होंने अपने जेब में से पिस्तौल निकाली, रिवॉल्वर निकाली और धाए धाए करके 5 गोलियां करजन वाइली के मुख पर डाल दी। 1-2 नहीं, 5-5 गोली एक साथ। और पहली ही गोली जब चली तब करजन वाइली की दाई आंख जो थी वो फोड़ दी। क्यों ऐसा किया? तो कहते हैं आंख से ही आदमी गलत सुनता है, गलत देखता है। उसकी दृष्टि ही गलत थी। पहले आंख फोड़ दी, फिर उसके मुंह पर ही धाए धाए करके 5 गोलियां दाग दी और पूरा उसका मुख जो था वो रक्त से साबुबार हो गया। कोई उसके मुख को पहचान नहीं पाया। ऐसी मदनलाल ढींगरा ने उसकी हालत कर दी। और जब ये गोली चला रहे थे, उसी समय कावसलाल काका, जो खुद तो भारतीय थे पर अंग्रेजों के पिट्ठू थे, अंग्रेजों के चापलूस थे, और उन्होंने मदनलाल ढींगरा को रोकना चाहा, पर ढींगरा इतना सावधान था, जो छठी गोली उस रिवॉल्वर में बची थी, उसी से उस काका का काम भी तमाम कर दिया। अब
पूरे हॉल में भगदड़ मच गई। कुर्सी के नीचे, पलंग के नीचे, टेबल के नीचे लोग जहां तहां अफरा तफरी मच गई। लोग भागने लगे और लोग इधर से उधर जाने लगे। कुछ लोग बाहर चले गए, कुछ जो औरतें वहां पर थी वो चीख कर बाहर निकल गई और कुछ लोग इधर से उधर अफरा तफरी दौड़भाग मच गई। मदन लाल धिंगरा एकदम स्वस्थ वहां पर खड़े हैं। वो जानते हैं उनको क्या करना है, वो जानते थे उनको क्या करना था। उनका कार्य पूरा हो चुका था। अब हथियार का काम नहीं था। हाथ में जो रिवॉल्वर थी उसको छोड़ दी, उसको वहीं पर फेंक दिया। और जैसे ही मदन लाल धिंगरा को निहत्था पाया, अब गोरे सिपाहियों में बड़ा जोम आ गया। उनको लगा अब हम मदन लाल को पकड़ सकते थे। हालांकि वो जानते थे 6 ही गोलियां होती है, 6 गोलियां खत्म हो चुकी थी, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि मदन लाल की और बढ़े। जैसे ही मदन लाल ने हाथ में से रिवॉल्वर फेंकी, सभी के सभी अंग्रेज सिपाही उनकी ओर झपटे। पर जैसे ही अंग्रेज सिपाही झपटे, अपने बाएं हाथ से एक सिपाही के मुंह पर ऐसा जोर से प्रहार किया, वो वहीं लुढ़क कर गिर गया और मुख से रक्त की धारा बह निकली। हनुमान जी का स्मरण किया और ऐसे ही जोर से घूंसा लगाया जैसे हनुमान जी ने लंका प्रवेश के समय लंकिनी के मुंह पर लगाया था। मुठी का एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरणी ढनमनी। और धरणी पर गिर पड़ी, भूमि पर गिर पड़ी। उससे उसके मुख से रक्त की धारा बहने लगी। वैसे ही मदन लाल ने जोर से घूंसा लगाया, वह नीचे ही गिर पड़ा। उसके मुख से भी रक्त की धारा जो थी वह बहने लगी, प्रवाहित होने लगी। अब मदन लाल धिंगरा तो अभी भी स्वस्थ है, अभी भी उनके मुख पर वही प्रसन्नता, वही तेज है। और उन्होंने कहा जरा 1 मिनट, मैं अपना चश्मा पहन लूं, फिर आप लोग मुझे पकड़ो। ऐसी अवस्था में मन की ये स्थिरता किसी योगी की ही हो सकती है। ये क्रांति को चलाने वाले क्रांतिवीर किसी योगी से कम नहीं थे, किसी ध्यानस्थ योगी से कम नहीं थे, किसी प्रज्ञ योगी से कम नहीं थे। वह अपना कार्य जानते हैं, शास्त्र धर्म जानते हैं, लड़ना जानते हैं, पर लड़ने के बाद जो मन की स्थिरता है उसको बरकरार रखना भी वह जानते थे। कहा 1 क्षण के लिए थम जाओ, रुक जाओ, मैं अपना चश्मा पहन लूं। और मदन लाल धिंगरा ने चश्मा पहना और सिपाही की ओर देखते हुए कहा आओ अब मुझे पकड़ लो। अभी भी सिपाहियों की हिम्मत नहीं हुई कि मदन लाल धिंगरा को पकड़ते। फिर भी धीरे धीरे उनके पास आए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और वहां पर देखिए, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको वहां से जेल में ले जाने के लिए, मतलब पहले तो केस चलेगा, फिर जेल में, पर पहले लॉकअप में ले जाने के लिए वहां से पुलिस आई, सिपाही आए और उनको लेकर चली गई। जब ये बात सावरकर के पत्र के द्वारा जाहिर हुई, देखिए वह पत्र जो मदन लाल धिंगरा की जेब में था, उनमें सावरकर जी की एक कविता थी जिसमें उद्बोधन किया था सभी भारतीय युवकों को। उसी कविता के माध्यम से सारे के सारे अखबारों में यह बात फैल गई और न केवल लंदन में, यह बात भारत में भी फैल गई। जब ये बात भारत में फैल गई, लंदन के घर घर में मदन लाल धिंगरा के नाम के चर्चे होने लगे। उसी समय देशभक्त युवकों के मन के मयूर भी नाच उठे। उनको इतना हर्ष हुआ, उनको इतना आह्लाद हुआ कि मदन लाल धिंगरा ने काम को अंजाम दिया। पर कुछ लोग उसमें भी भर्त्सना करने चले आए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मदन लाल धिंगरा के पिता और भाई ने ही उनका साथ न दिया, उनके इस कार्य की भर्त्सना की और यह जाहिर किया कि हमारा आज से मदन लाल धिंगरा के साथ कोई सारोबार नहीं है, हमारा कोई लेना देना आज से उनके साथ नहीं है। पर देखिए, एक तरफ जब मदन लाल धिंगरा के पिता ने उनका साथ छोड़ दिया तो भारत के कई पिताओं ने मदन लाल धिंगरा का साथ दिया, उनका सम्मान किया। एक तरफ जब उनके सहोदर भाई ने ही उनका साथ छोड़ दिया, भारत के कई भाई बहनों ने उनका साथ स्वीकार कर लिया। एक भाई या बाप को खोया, पर मातृभूमि के लिए परिवार को उन्होंने नगण्य समझा और उन्होंने उनकी चिंता नहीं की। कुछ भारतीय और कुछ अहिंसा में विश्वास करते लोगों ने
कुछ अंग्रेजों के चाटुकारों ने यह तय किया कि हम लोग एक मीटिंग बुलाएंगे, एक सभा बुलाएंगे और उस सभा में ऐसा विरोध प्रदर्शित करेंगे कि मदनलाल धिंगरा ने जो किया वह ठीक नहीं किया। मदनलाल धिंगरा की भर्त्सना का कार्यक्रम आयोजित हुआ और वह आयोजित हुआ लंदन में और वो हुआ 5वीं जुलाई को। 5 जुलाई को कुछ भारतीय, कुछ अहिंसक जो सत्याग्रही थे वे लोग, कुछ अंग्रेजों के चाटुकार लोग एकत्रित होकर मदनलाल धिंगरा का विरोध करने जा रहे थे। ये समाचार सावरकर को मिला। देखिए, हम आपको पंचतंत्र की कथा में बता तो यह रहे थे कि नेता कैसा होना चाहिए, अगुवाई करने वाला कैसा होना चाहिए, नेतृत्व करने वाला कैसा होना चाहिए। सावरकर को यह समाचार मिला कि अपने ही कुछ लोग मदनलाल धिंगरा जैसे भारत माता के सपूत के विरोध एक सभा का आयोजन कर रहे हैं और सर्वानुमति से ये प्रस्ताव पारित करने जा रहे हैं कि हम मदनलाल के कार्य की भर्त्सना करते हैं। जब ये समाचार सावरकर को मिला, सावरकर कुछ साथियों को लेकर उन्होंने कहा, हम इस प्रस्ताव को सर्वानुमत से पारित न होने देंगे, हम सभा में जाएंगे और सभा में जाकर उन प्रस्ताव का विरोध करेंगे। 5 जुलाई को सभा मिली। सभा में सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी थे, पाल जी भी वहां पर मौजूद थे, वहां पर आगा खां भी थे। आगा खां उस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। वहां पर भावनगरी भी थे। ये भावनगरी जो थे वो बहुत ही चाटुकार थे अंग्रेजों के। वहां पर कुछ एंग्लो इंडियन लोग भी थे, वहां पर कुछ यूरेशियन भी थे, कुछ भारतीय भी थे। सावरकर भी जा पहुंचे अपने साथियों को लेकर। अब सभा की शुरुआत हुई। सुनने लायक किस्सा है। सभा की शुरुआत हुई और सभी लोगों ने अपने अपने व्याख्यान प्रदर्शित किए, विरोध की बात कही कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहां सभा में जाकर सरेआम सबके सामने गर्जन वाइली की हत्या कर दी। मदनलाल ने ये ठीक नहीं किया। 2-4 लोगों ने अपनी बात रखी, फिर उसके जो प्रमुख थे आगा खां वो खड़े हुए। अब उनको ये साबित करना था, उनको ये बोलना था कि हम सर्वानुमति से ये प्रस्ताव पारित करते हैं और मदनलाल धिंगरा का विरोध हम सर्वानुमति से करते हैं। जब ये प्रस्ताव रखने के लिए वो खड़े हुए और अभी बोलने जा ही रहे थे कि हम सर्वानुमति से प्रस्ताव का विरोध करने जा रहे हैं और सभा में एक आवाज उठी। सभा में आवाज क्या उठी? सभा में चिल्लाहट उठी, नो नो नॉट वी यूनानिमसली। हम नहीं, हम सर्वानुमत से इस प्रस्ताव को नहीं मानते। वी आर अगेंस्ट ऑफ इट, हम इसका विरोध करते हैं। और जब सभा में स्वर उठा, विरोध का स्वर उठना ही चाहिए, चाहे शासक जितना भी निर्भीक क्यों न हो, कितना भी सामर्थ्यवान क्यों न हो, अगर वो गलती करता है तो विरोध का स्वर उठना ही चाहिए। यहाँ पर भी विरोध का स्वर उठा और ये स्वर क्या उठा? नो नो नॉट वी यूनानिमसली, हम नहीं मानते सर्वानुमति से उस प्रस्ताव को। और चारों ओर एकदम से आवाजें आने लगी, अरे ये कौन है, कौन है, कौन बोला, कौन बोला। और जब सभा में ये आवाज गूंज रही थी, कौन बोला, कौन बोला, तब एकदम पीछे से एक आवाज आई और कहा, मैं यहाँ पर। और सभी लोगों की दृष्टि पीछे की ओर चली गई। वहां एक छोटे कद का आदमी खड़ा था, सिंपल भारतीय वेशभूषा थी, आंखों पर चश्मा लगा हुआ था और कहा, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं विरोध करता हूँ, मेरा नाम सावरकर है। और जब कहा मेरा नाम सावरकर है, अब वहां पर किसी की हिम्मत नहीं हुई उनके स्वर को दबाने की या उनके पास जाने की। अब तो डर और भी लगा। सोचा सावरकर आए हैं, साथ में साथी भी हो गए, कहीं सभा में बम न फोड़ दे। इस बात को लेकर डर हो गया, अफरा तफरी मच गई। वापस कुछ लोग यहाँ से वहां भागने लगे। जब कुछ लोग यहाँ से देखिए, विरोध का स्वर ही काफी था, वहां उन्होंने कुछ किया भी नहीं, केवल खड़े हुए। अब ऐसी कैसी पर्सनालिटी रही होगी, ऐसा कैसा व्यक्तित्व रहा होगा सावरकर जी का, उनके खड़े होने मात्र से कितना आत्मविश्वास रहा होगा उनका कि जब आत्मविश्वास से वह बोले कि मैं विरोध करता हूँ सर्वानुमति से नहीं, क्योंकि मेरा तो विरोध है, सभा में उपस्थित सभी का यह मत नहीं है। बहुमत सर्वानुमत नहीं होता। राम राज्य कैसा था?
जब कोई भी निर्णय लिया जाता तो बहुमत से निर्णय नहीं लिया जाता, सर्वानुमत से निर्णय लिया जाता था। इसीलिए जब कुछ लोगों ने सीता जी को नहीं माना तो राम जी ने त्याग किया। क्यों? सर्वानुमत से सीता जी का स्वीकार होना चाहिए था। यहाँ पर सावरकर ने विरोध किया, सबको डर लगा, थोड़े लोग इधर उधर हुए, पर कुछ लोग वहां पर वैसे ही डटे रहे और कुछ लोग जो बहुत अंग्रेजों के चापलूस थे उन्होंने आकर उसमें से एक उठा और जोर से सावरकर के मुंह पर एक घूंसा दिया। इतना जोर से घूंसा मारा कि वही उनका चश्मा भी टूट गया। चश्मे का जो फ्रेम था उनके मुंह पर लगा और मुंह पर रक्त की धारा बह गई। अभी भी देखिए सावरकर का सिद्धांत क्या कहता है, अगर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठे तो उस हाथ को ही जड़ से अलग कर दो। फिर भी आज सावरकर शांत है, क्योंकि कभी कभी शांति से भी अपना विरोध प्रदर्शित करना चाहिए, अपने आत्मविश्वास को दर्शाना चाहिए। यहाँ पर आत्मविश्वास दर्शाते हुए सावरकर जी खड़े रहे और कहा, मैं अभी भी विरोध करता हूँ। जब कहा कि मैं अभी भी विरोध करता हूँ, सबको बुरा तो बहुत लगा पर कोई कुछ कर नहीं सका। खून से सने हुए, खून से रंजित सावरकर के मुख पर अभी भी वह तेज था, अभी भी वह आत्मविश्वास था। पुनः वो यूरेशियन उनके पास आया, पर अब की बार जब वो लपका, दूसरे साथी ने खड़ा किया और जोर से उसके मुंह पर एक लाठी मारी। वो वहीं पर गिरा, उसका सर जो था वो आधा फट गया। अब और अफरा तफरी मची। इतने में भावनगरी ने पुलिस को बुलाया, सिपाहियों को बुलाया, सबको वहां पर बुलाया गया और सावरकर को वहीं कैद कर दिया गया। जब सावरकर को कैद कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, तब सुरेंद्रनाथ पाल जी ने कहा सावरकर जी विरोध का स्वर उठा रहे थे पर उनके साथ यह व्यवहार बिल्कुल अनुचित था। किसी को भी इस विरोध करने का अधिकार है, पर अगर जब हम अहिंसा की बात करते हैं तो सामने इस प्रकार से सावरकर जी को मारना बिल्कुल भी उचित नहीं था। यह कहकर सुरेंद्रनाथ बैनर्जी सभा को छोड़कर चले गए। सावरकर के खिलाफ कोई सबूत तो था नहीं, क्योंकि उनको तो मारा गया था, उन्होंने किसी को मारा नहीं था। शाम तक सावरकर को भी छोड़ दिया गया, पर दूसरे दिन जो पेपर की हेडलाइन बनी वो सुनने लायक है। ये जो यूरेशियन युवक था उसने अपनी ब्रिटिश चाटुकारी का सबूत देने के लिए ये कहा कि दिस इज अ जीनियस ब्रिटिश ब्लो। मैंने ऐसा एक ब्रिटिश का जो है मुक्का मारा कि उस सावरकर के मुंह पर जोर से लगा, और उसने अपने आप को साबित करने के लिए अपना नाम और वो सब जो था वो पेपर में छपवा दिया और कहने लगा अ जीनियस ब्रिटिश ब्लो। तो सामने एक पत्रकार ने यह लिख दिया अ स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडियन लाठी। उसके सामने जो लाठी पड़ी कि दूसरी बार ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इंडियन लाठी चलाने वाले थे तिरुमलाचार्य, जो दक्षिण से थे और वह भी क्रांतिकारी थे। तो मदनलाल धिंगरा के विरोध में भर्त्सना का स्वर न उठने दिया। नेता वो होता है जो अपने संगठित साथियों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, सबको साथ में लेकर चलता है। तभी कबूतर ने क्या किया, कबूतर ने क्या किया, सभी साथियों को तैयार किया। चलो हम सबको उठना है, एक साथ फ्लाई करना है और उठकर आगे जाना है। सभी एकदम से उठे और जाल सहित सब कोई उड़ने लगे। जब उन लोगों को उड़ते हुए देखा तो व्याध घबरा कर पीछे दौड़ने लगा, पर इतना जोर से सबके साथ बल सहित ये लोग उड़ रहे थे कि व्याध को उनसे हाथ धोना पड़ा। न केवल पक्षियों से हाथ धोना पड़ा, पर उस जाल से भी हाथ धोना पड़ा जो उसकी आजीविका का साधन था। उसको न तो मांस मिला और उसकी अपनी जो संपत्ति थी जाल, वह भी अपने हाथ से चली गई। इसीलिए कहा है कि न च ये भविता यन्न भाव्यम, जो नहीं बनना होता है न भवती, न च यत् भवती, वो कभी नहीं बनता, और जो बनना होता है भाव्यम प्रयत्नेन, अगर जो बनना होता है वो प्रयत्न पूर्वक भी बन जाता है। और जब भविष्य में हमारे प्रारब्ध में नहीं होता तो हस्तगत सिद्धि भी, हस्तगत आया हुई संपत्ति भी हमारे हाथ से निकल जाती है। व्यास देखता रह गया और ये लोग चल गए।
आकाश में उड़ने लगे। अब कौवे को भी बहुत सारा कौतुक हुआ, उसको भी जिज्ञासा हुई अभी जाएंगे कहाँ और जाल से पीछा कैसे छुड़ाएंगे। कौवा भी उनके पीछे उड़ने लगा। व्याध यानी हंटर थोड़ी देर तक तो आगे गया, फिर अचानक से हार मानकर वही रुक गया। जब व्याध को पीछे नहीं देखा तब कबूतरों ने मन में निश्चय किया कि पूर्व दिशा की ओर जाया जाए, क्योंकि वहां पर उनका अपना मित्र हिरण्याक्ष चूहा रहता था, वो भी अपने साथियों के सहित रहता था। अब सब उसी दिशा में गए। वहां पर चूहा जो था वह बिल में रहता है। देखिए, बिल इतना सुरक्षित बनाया रखा था, पर उस बिल के भी सहस्र द्वार थे। परिवार सहित, परिजन सहित, स्वजन सहित वह चूहा वहीं पर उसी बिल में रहता था, पर बिल की जो रचना थी बहुत ही सुरक्षित थी। जैसे राजा अपने दुर्ग की रचना करता है, वैसे ही उस चूहे ने अपने बिल की रचना की थी। देखिए, कभी कभी हाथी और सिंहों के सामने भी कोई लड़ सकता है, पर बहुत सारे लोग जब आक्रमण करें तब अपने आप को बचाना नामुमकिन हो जाता है। उस समय राजा का कर्तव्य होता है कि किलेबंदी एकदम फाइन करे, एकदम अच्छे से करे। यहाँ पर किलेबंदी बहुत अच्छे से हुई थी, बिल को बहुत अच्छे से बनाया हुआ था। वहां पर जाल लेकर जैसे ही कबूतर पहुंचे, वहां पर बाहर आकर रुके और आवाज दी, मित्र हिरण्याक्ष बाहर आओ, हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। कहा, कौन आया है? कहा, मैं आया हूँ, तुम्हारा मित्र चित्रग्रीव। अरे, मेरा मित्र आया है। देखिए, जब मित्र अपने घर आता है, जब सुहृद अपने घर आता है, जब प्रियजन अपने घर आता है, तब हमको बहुत आनंद मिलता है, तब गृहस्थी बहुत प्रसन्न होता है। हिरण्याक्ष मूषक भी, मूषक यानी चूहा, चूहा यानी माउस, माउस यानी उंदर, बहुत प्रसन्न हुआ और वह एकदम से बाहर निकला चित्रग्रीव को वेलकम करने के लिए। अब आगे क्या हुआ वो हम आपको नेक्स्ट सत्र में, नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही जुड़े रहिए। हमारा आपका प्यार जो है हमारे साथ बनाए रखिए, हमारा उत्साहवर्धन इस प्रकार से करते रहिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। राजजी दवे का प्रश्न है, सावरकर और गांधी जी की बातचीत का एक वीडियो अभी फेसबुक पर चल रहा है, जिसमें बताया है कि गांधी जी वर्णाश्रम के पक्ष में थे और सावरकर वर्ण व्यवस्था के विरोध। बिल्कुल। इस विषय में कोई जानकारी हो तो कृपया बताइए। बिल्कुल। सावरकर जी, गांधी जी वर्णाश्रम के पक्षधर इतना नहीं थे, पर फिर भी वर्णाश्रम विरोधी सावरकर की भांति नहीं थे। देखिए, हर इंसान का हर एक गुण अपनाने लायक हो ऐसा नहीं है। सावरकर की राष्ट्रभक्ति अपनाने लायक है, वो उसमें कोई दो राय नहीं कि सावरकर बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे। उनकी क्रांतिकारी विषय जो विचारधारा थी वह अपनाने लायक है, पर उनका जो धर्म विषयक उनका अपना सिद्धांत था वो हम सनातनी बिल्कुल भी मान्य नहीं रखते। सावरकर के वर्णाश्रम धर्म संबंधी जो भी विचार है, हम सनातन धर्मी उसको बिल्कुल नहीं मानते। उनकी गलती हो सकती है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वो राष्ट्रभक्त नहीं थे। वो राष्ट्रभक्त तो थे ही, उनकी राष्ट्रभक्ति की भावना की हम बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। और गांधी जी की बात का भी हम हमेशा हर पहलू में विरोध नहीं कर सकते। गांधी जी की अपनी विचारधारा थी, उनके पास भी उनका कन्विंसिंग नेचर था, उनके पास अहिंसा और सत्य का बल था, उनके पास ब्रह्मचर्य की शक्ति भी थी। 36 इयर्स की अवस्था से वो ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन कर रहे थे, यह बात उनकी भी सराहनीय है। पर वो ये सब जो है वह महापुरुष है, उनमें कोई न कोई दोष हो सकता है, महापुरुष में भी एकाध दोष हो सकता है। इसीलिए उस दोष को भुलाकर उनके गुणों की चर्चा हम लोग करते हैं। महापुरुष में कोई दोष हो सकता है, पर अवतार में कोई दोष नहीं हो सकता। इसीलिए जब अनुसरण करना है, अनुकरण करना है, तो राम जी का करना है। क्यों राम जी का करना है? क्योंकि राम जी निर्दोष है, इसीलिए उनका अनुकरण करना है, उनका अनुसरण भी करना है। राम जी कोई महापुरुष नहीं, राम जी अवतार है, राम जी परब्रह्म परमात्मा है। अवतार में दोष नहीं होता,
महापुरुष में कतिपय दोष हो सकता है, वह भी तो मानव है, पर उन दोषों को न देखकर उनके गुणों का ही अनुसंधान करना चाहिए। हमारे साथ किशोर जी शास्त्री जुड़े हुए हैं जसरा से, रिद्धि सिद्धि जुड़ी हुई है, मोहित दवे जुड़े हुए हैं जोधपुर से, हमारे साथ माधुरी जी पांडे जुड़े हुए हैं, गौरव जी दवे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ नरेंद्र जी ओझा सिरोही से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हितेश जी ओझा जुड़े हुए हैं, नमन नमिता आयुष हार्दिक भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ प्रतिभा जी पांडे जुड़ी हुई है, उनका भी हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ अमिता जी त्रिवेदी, भार्गवी त्रिवेदी, दिव्या त्रिवेदी जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत धन्यवाद करते हैं। और भी हमारे मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कल भी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, पर सबका नाम कभी कभी क्या होता है कि फ्लैश होते होते निकल जाता है, इसीलिए ध्यान के बाहर निकल जाता है। दिनेश भाई वडोदरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। और भी बहुत सारे मित्र अगर है तो जरा एक बार नाम दे दीजिए उनके। राज जी हमारे साथ जुड़े हुए, अच्छे अच्छे प्रश्न कर रहे हैं, शायद वापस उनको प्रश्न हुआ है, अच्छा है आपके बहाने। जी वो बता रहे हैं, धन्यवाद, आपकी यह निष्पक्ष बातें सराहनीय है। धन्यवाद आपका भी। हम आज जानना चाहेंगे आप कहाँ से हैं, क्योंकि हम आपसे कभी मिले नहीं, आपको देखा भी नहीं, कहाँ से है जानते भी नहीं। हालांकि जानना ऐसा कोई आवश्यक भी नहीं, आप नहीं बताना चाहते हैं तो, पर अगर बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख लीजिए कहाँ से है। कोई और प्रश्न हो तो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहें, हमने कमेंट बॉक्स में एक बार अपना व्हाट्सएप नंबर भी डाला था मेहुल प्रजापति का, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ये सब लाइव वीडियो वगैरह करते हैं, तो आप उनके द्वारा हमसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कल हम सोच रहे हैं कि जो युवा सत्र है वह भी हम सुबह का ही करें, ये 10:30 का समय हमको अनुकूल रहा है, तो हम सोच रहे हैं कल युवा सत्र का प्रोग्राम भी कल सुबह ही करें हम लोग। दूसरी बात कि युवा सत्र करना चाहते हैं कि नहीं, उस बारे में भी आप अपनी राय जरूर भेजें कि ये वंस इन अ वीक ही ठीक है कि ट्वाइस इन अ वीक, यानी हफ्ते में 2 बार ठीक है या हफ्ते में 1 बार ठीक है। जो भी आप करें वो हम उस प्रकार से हम आगे उस सत्र का आयोजन कर सकते हैं। हमारे साथ कनु भाई प्रजापति भी, कनु भाई सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं थराल से, उनका भी हम स्वागत धन्यवाद करते हैं। हसमुख भाई सोनी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम स्वागत धन्यवाद करते हैं। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और युवा सत्र के विषय में थोड़ा हमसे और संपर्क बनाए रखिए, क्योंकि जब तक हमको आप सभी की राय, उत्साह या प्रेम नहीं मिलेगा, हम समझ नहीं पाएंगे कि आप युवा सत्र को देखना चाहते हैं भी या नहीं भी। इसीलिए आप प्लीज अपने जो कमेंट है, अपने जो अभिप्राय है, राय है, वह उसमें लिखे ताकि ये हम बने रहे। कुछ और प्रश्न या कुछ और बात है क्या? तो हम यही अपने सत्र को खत्म करते हैं। हम पुनः इस कहानी को, हम चाहते तो थे आज ये कहानी यहाँ पर खत्म करें, पर हमको अचानक से सावरकर जी की स्मृति हो आई और मदन लाल ढींगरा का वृत्तांत भी हम आपको बताना चाहते थे। ऐसे बहुत सारे वृत्तांत है जो आप सभी के साथ साझा शेयर करना चाहेंगे, तो हम यही आपसे विदा लेते हैं। फिर हम आपको कल युवा सत्र में मिलेंगे, पर हमारा जो बालकों का सत्र होगा कल नहीं होगा, परसों भी नहीं होगा, सीधा सोमवार को होगा। तो सोमवार के लिए आप सभी से विदा चाहते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।